हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे जो लेक्चर चल रहे थे वो 9th एंड 10th के लिए चल रहे थे। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, फिज़िक्स का। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे और घर में ही रहकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे और जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन हैं उन सबको फॉलो कर रहे होंगे। आई होप आपके घर में फैमिली मेम्बर्स आप सभी खैरियत से होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जब हम क्लास 12th में आएंगे तो फिज़िक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर कंपेयर टू द 11th क्लास। 11th क्लास में एक फ़िज़िक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं होता है, बट 12th क्लास में पार्ट और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आप 11th में पढ़ते हैं तो चीज़ें प्रैक्टिकल ईजीली समझ में आ जाती हैं, प्रैक्टिकली ईजीली समझ में आती हैं, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ से बहुत ही ईजीली कनेक्टेड होती हैं और प्रैक्टिकल बेस पर भी हम उसे देख सकते हैं बड़ी ईजीली। अब यहाँ जब स्टडी होगी तो इसमें जो चैप्टर्स की अगर मैं लिस्ट बताऊँगा आपको 12th क्लास में, तो वहाँ इतना ईजीली प्रैक्टिकल वे में काम नहीं हो सकता, मोस्टली इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप मैं अगर बताऊँ आपको कि इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग बताऊँ, कि इलेक्ट्रॉन का ही गेम चल रहा है इसमें सारा, कि उस पर चार्ज कितना है क्या नहीं है, ये आपको याद करने की चीज़ है। इसमें आप कहीं देख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा। कुछ चीज़ें होंगी जो प्रैक्टिकल समझ में आएंगी, डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी, बट नॉट ऑल अबाउट द ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी फिज़िक्स की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप जो चार्ज है उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। द कंडीशन ऑफ द चार्ज इज़ एट रेस्ट। चार्ज की जो कंडीशन होती है वो रेस्ट में होती है, ठीक है। और ये चार्ज जो भी होते हैं उनके बीच में जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फैला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको नोट करके बताऊं तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge at rest, forces between static charge। ये जो अगर आपका चार्ज किसी जगह पर दो चार्ज प्लेसेस हैं, वहाँ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा उसके रिगार्डिंग भी स्टडी है। फोर्सेस बिटवीन स्टैटिक चार्ज एंड फील्ड्स, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी स्टडी, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू these charges is called electrostatics. There are other name about the electrostatics, that static electricity and the frictional electricity. इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, static electricity and frictional electricity, ठीक है। तो इनका एक अदर नेम है। ये स्टार्टिंग में इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो ब्रांच है बहुत ही वास्ट ब्रांच है फिज़िक्स की। तो समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज द चैप्टर नेम इज़ आल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में इस पूरी यूनिट में आपको पढ़ना है, विच इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम करें क्लियर,
तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट ने जो प्रोसेस किया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट ने जो मटेरियल प्रोसेस किया हुआ है वो होता है, और ये क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट में से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सर्ट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिगार्डिंग रेस्पॉन्ड भी करता है। मीन्स कहा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है या इंटरनल सब्सटेंस है जो कि उस बॉडी से इलेक्ट्रिकल फोर्स को सप्लाई करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग एक्टिवेट रहता है। ये चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सिमिलर समराइज वे में देखें तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि इज समथिंग charge is something possessed by material of object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond and to respond and to respond to electrical force। आपने ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर्स। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे आप नोट्स को क्लियर करते जाइएगा। चलिए, ये आपको सिंपल डेफिनेशन मैंने दे दी है चार्ज के रिगार्डिंग। चार्ज कोई ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी कंसिस्ट करती है अपने अंदर, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई कर सके, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर रिएक्ट कर सके। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि इलेक्ट्रिकल फोर्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं किसी भी एटम में, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वेट कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी इलेक्ट्रॉन का वेट 9.10940 अप्रॉक्स 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अब ऐसे ही हम स्टडी करें कि वेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेट ऑफ प्रोटॉन। वेट ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट मोस्टली सिमिलर होता है, बस कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। दीज आर द लिटिल बिट डिफरेंट, इनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस। अगर मैं स्टडी करूँ कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मुझे एक डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करना पड़ेगा कि सपोज दैट देयर आर द 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। You have studied about the gravitational force। फॉर्मूला आपको याद होगा, G इंटू m1 m2/r², यह आपने पढ़ा होगा पहले। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आपने क्या करना है, वैल्यू आपको गिवन है m1 m2 मीन्स me और mn या फिर mp, आप जो चाहे यूज़ कर लीजिए, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, mp यूज़ कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू m1 m2 की गिवन है। r² की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। r को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वैल्यू पुट करके g की वैल्यू आपको पता होगी, आई होप इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी। तो ये वैल्यू पुट करके आपने फाइंड आउट करके बताना है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन द mp और me, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है, और आपने किसी सूरत में भी इस्तेमाल नहीं करना आपका कोई भी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बाय हैंड आपको उसकी स्टडी करनी है और कैलकुलेशन करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अब हम बात करें चार्ज के रिगार्डिंग,
कि इसके टाइप्स कितने होते हैं और कितनी तरीके से चार्ज आप चेक कर सकते हैं नेचर में। तो देखते हैं, नेचर में चार्ज जो आपको मिलेगा वो दो तरह का मिलेगा चार्ज, ठीक है। तो अगर आप इसको नेचर में कुछ प्रैक्टिकल करके चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, चार्ज दो तरह का होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो आप लोगों को पता होगी कि चार्ज कौन कौन से होते हैं, दो टाइप्स के। एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपने फाइंड आउट करना होता है कि विच बॉडी हैव द पॉजिटिव एंड विच हैव नेगेटिव। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने किए हैं, तो उनके बेस पर अगर हम चेक करना चाहें या फिर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि हाउ चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके पास सपोज दैट एक है ग्लास रॉड, ठीक है, जिसे आपने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा। किस पर आएगा चार्ज? ग्लास रॉड पर कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट एक और रॉड है आपके पास, वो ग्लास रॉड किस टाइप की है? सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मीन्स वो एक धागे से लटकी हुई है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें? सस्पेंडेड रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड है सस्पेंडेड। अब आपने क्या किया, इसी ग्लास रॉड को अगेन क्या करना है? सिल्क से ही रब कराना है, ठीक है। तो जब आप इसे रब करा देंगे सिल्क से दोबारा से, तो इसके पास कुछ चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज को ये कलेक्ट कर लेगी रॉड। अब ये दोनों रॉड को अगर आप करीब लाते हैं तो दोनों क्या करेंगी? ये दोनों रॉड आप करीब लाएंगे तो ये दोनों क्या करती? रिपेल करेंगी, रिपेल। और रिपेल करने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों रॉड पर क्या हुआ? चार्ज सेम आया, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों किसी भी एक पार्टिकल पर किस टाइप का चार्ज है ना। तो बहुत सारे ऐसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपने करा भी होगा इस तरह से कि आपने स्केल लिया, बालों में रब कराया, देन उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को वो ट्रैक कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटे से, हमने किए हैं सारी चीज़ें, आपने भी की होंगी कई बार। एक बार एक एक चीज़ और आप करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आप जो है एक मेटल की चार्ज रॉड को लें, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जो कि, और उसको अगर आप बहते हुए नल के पास ले जाते हैं, ये नल आपका अगर बह रहा है यहाँ पर, यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। अगर आप इस पानी की धार के पास एक चार्ज रॉड को ले जाते हैं जिस पर हम कोई भी चार्ज एज्यूम कर लेते हैं प्लस माइनस, तो क्या होगा कि ये जो वाटर की फ्लो है वो हल्का सा अपना डाइवर्स कर देगा, हल्का सा रास्ता डाइवर्स कर देगा, यानी कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ शो करती है कि बॉडी में चार्ज है, और चार्ज जब अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है तो वो इसी तरीके से नेचुरल फिनोमेना उसका स्टार्ट हो जाता है। चार्ज दिखाता है कि मैं हूँ यहाँ प्रेजेंट। तो अब हम इस कंक्लूजन से यहाँ पहुँचे हैं कि जो चार्ज है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मीन्स कुछ पॉइंट्स हमने नोट करने हैं कि कुछ नोटवर्थी पॉइंट है यहाँ पर। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि like charges repel each other. Next, unlike charges attract each other. Attract each other. सिंपल है। तो लाइक चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे। ये आपको चेक करना है कि किस ऑब्जेक्ट पर किस टाइप के चार्जेस हैं। अगर चार्जेस एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब दोनों पे डिफर चार्ज है, और एक दूसरे से रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। तो सिंपल सी यहाँ पर एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन था चार्ज के रिगार्डिंग। अब चार्ज के रिगार्डिंग और भी चीज़ें आएंगी यहाँ पर जो कि रिलेटेड होंगी चार्ज की क्वालिटीज़ को लेकर। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट में किस टाइप की चीज़ें आने वाली हैं। एक मिनट, देखिए,
चार्ज को ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अकॉर्डिंग या फिर हम इसके बेस पर चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। हम ये चेक कर सकते हैं कि चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जनरेट किया गया था साइंटिस्टों के ज़रिए से, और इसकी हेल्प से बहुत इजीली चेक किया जा सकता है ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है सबसे पहले तो देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें एक सबसे पहले इस टाइप का एक बीकर है ना। ये बीकर इस तरह से अरेंज होता है। ये आपका फुली पैक्ड है। देखिए कुछ इस टाइप का आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इसको सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप में ये आपका जार है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जार होगा आपका। देन ये एक आपकी रॉड है, मेटल रॉड। रॉड से अटैच्ड होकर ये जो है आपकी एल लीफ, गोल्ड की लीफ है, यानी कि सोने की बहुत पतली पतली एक पत्ती सी बना देते हैं, दो इस तरह से अटैच होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका डी पॉइंट पर जो शो हो रहा है, ये एक आपकी कंडक्टिंग प्लेट होती है, जिससे कि चार्ज जब आप करीब लाते हैं तो ये चार्ज मेटल रॉड से होता हुआ लीफ तक जाता है। ये आपका कॉर्क है, इंसुलेटिंग कॉर्क, जो कि चार्ज को डिस्चार्ज नहीं होने देता। एफ फॉइल इंटरनल इंटरनल पार्ट्स, जो आपके जार के इंटरनल एरिया है, यहाँ पर फॉइल का यूज़ किया जाता है ताकि सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाए इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेंस होकर काम कर सके। अब होता क्या है इसकी प्रॉपर्टी, और सॉरी इसकी जो है जो भी वर्किंग है उसमें सिंपल सा है। आपने जैसे कि कोई भी बॉडी लेकर आए जो कि चार्ज है, मेटल लेकर आए जो कि किसी ना किसी चार्ज से चार्ज्ड है, उसको लाकर आप टच कराएंगे किससे, इस मेटल पीस से। यहाँ पर ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये चार्ज रॉड के थ्रू लीफ तक जाएगा। अब ये लीफ एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अगर ये लीफ एक दूसरे से, वैसे तो हर केस में यही होता है कि लीफ क्या होता है, एक दूसरे से रिपल करती हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट चार्ज। लीफ एक दूसरे से रिपल करेंगी। रिपेल करने की जितनी ज़्यादा इनकी डाइवर्जेंस की इफ़ेक्टिवनेस होगी, यानी कि ये जो गैप है आपका जितना ज़्यादा होगा, उसी बेस पर हम ये चेक कर लेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है उससे चेक कर लेंगे। और ये रिपल होती हैं तो रिपल से मतलब सिंपल समझ में आता है कि चार्ज क्या है, सेम चार्ज आ रहा है, कोई भी आ रहा है वो सेम चार्ज है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है अगर चार्ज में डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इसका एक डायग्राम और इसकी वर्किंग है, जो आप आई होप समझ में आई होगी आपको। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर किस टाइप का फोर्स था, कितना ज़्यादा पावरफुल फोर्स यहाँ पर इसको मिला, यानी चार्ज कितना इंटेंसिटी के साथ है। टच करा के आप यहाँ से इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें कई बार ये जो है एग्ज़ाम में भी आ जाता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। What is the meaning of quantization of electric charge? Simple, it is a property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge of an electron represented by E. So ये सिंपल वर्ड में क्या कहना चाहता है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो सिंपल वर्ड में ये कहना चाहता है कि जितने भी चार्ज हैं, ठीक है, जो भी चार्ज है वो क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक चार्ज की यूनिट का, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से या प्रोटॉन के चार्ज ई से, ठीक है। प्रॉपर वर्ड में अगर हम इसे लिखना चाहें, इट इज़ द प्रॉपर्टी, इट इज़ द
property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge of an इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सिंपल वर्ड में ये कहना चाह रहा है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो इससे हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल होना है क्या नहीं। देखिए, अगर हम डिपेंड करता है कोई बॉडी पर चार्ज है Q, तो एन ई इस तरीके से हम उसे शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये शो होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा। अब ई की वैल्यू की बात करें हम, तो ई की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, ये इसी तरह हमेशा इसी तरीके से शो होगा ई की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको शो करने का क्या है, सिंपल, कि चार्ज आपका कभी भी एन की जगह पर आप 2/3 या 1/3 ये यूज़ नहीं करेंगे। आप यूज़ करेंगे सिंपली, सिंपल इंटीग्रल के टर्म्स यूज़ करेंगे, बस 1 2 3। ठीक है, इस टाइप से यूज़ होगा, इसी टाइप से चार्ज शो किया जाएगा। एन की जगह पर आप प्लेस करेंगे इन वैल्यूज़ को, इसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देखिए, इसकी मैं रीज़न क्लियर कर दूं व्हाई इट इज़ इंटीग्रल। हम इसको 1 2 3 में ही क्यों शो कर रहे हैं, मैं इसका रीज़न आपको क्लियर कर दूं। होता क्या है, जब किसी भी बॉडी में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो इंटीग्रल टर्म्स में ही ट्रांसफ़र होता है। चार्ज जो है इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होगा कि 1/2 ई चार्ज ट्रांसफ़र हो गया दूसरी बॉडी पर, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। द चार्ज विल ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ 2e 3e 1e or 5e. This is like the charge which will be transferred to another body. That's why we studied about the quantization of electrical charge. आपको रीज़न आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है तो वो रेशनल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता, इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिशनल कंडीशन और सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स और रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग है। इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली by adding algebraically all the charges present anywhere on the system. एडिटिविटी में क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप टोटल चार्ज, जिस सिस्टम में टोटल चार्ज है उसको आप सिंपली एल्जेब्रिक तरीके से ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम में कितना चार्ज है। ठीक है, ये कैसा है, सिंपली अगर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर देखें तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which total charge of system is obtained simply by adding algebraically।
ठीक है, तो जो भी चार्ज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है आप उसे सिंपल सारे चार्ज को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो कि बॉडी में कितना चार्ज है। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट देयर इज अ चार्ज ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ एन बॉडी, लाइक क्यू प्लस 2 क्यू, 3 - 3 क्यू, 4 क्यू, 5 क्यू. There are charge on the different different places of the body. Then if we calculate the sum of the charge and the total amount of the charge on the system, then we will easily add them algebraically. Q plus 2 Q minus 3Q plus 5Q plus 4Q. इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, -3Q plus 5Q plus 4Q. Then what will the answer you will get? These are the cancel out. 3 minus 3, 2, 1. The answer is 9Q. This is the answer. The total charge plus 9Q on the body. बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ? 9Q. ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज. दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ द चार्ज. देन वी विल मूव टू द अनदर क्वालिटी ऑफ द चार्ज. The next quality of the charge is conservation of charge. So what is the conservation of charge? You know that about the energy, और हीट के रिगार्डिंग, या फिर क्या एक सिंपल सा रूल है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिमिलर जो फॉर्म है, सिमिलर जो रूल है समथिंग इज, ये आपके चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है. इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी चार्ज है जो सिस्टम पर होता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remain constant और कंजर्व. जो भी टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा. ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम. ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चार्ज को, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक सिस्टम से उसको डिस्ट्रॉय कर दें या फिर बना लें. उसी सिस्टम में, कोई भी एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम में चार्ज को ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं. एक से दूसरी जगह पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस यही एक कंडीशन है. तो इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देखिए, इसको समझने के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम 238. यूरेनियम 238 का रेडियो एक्टिव डिके अगर आप चेक करें तो उसमें क्या होता है कि जब आप ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा हो 10th क्लास में, ये फॉर्मूला आता है. यूरेनियम का डिके जब होता है तो यूरेनियम किस पार्ट में किस तरीके से डिवाइड हो जाता है? 90 थोरियम और 234 प्लस हीलियम 2 और 4, इस तरीके से डिवीज़न हो जाता है. तो आपने ये जो एटम हैं, इनकी काउंटिंग जो भी चल रही है, इनको आपने ख़त्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट ये ट्रांसफ़र हो गए. दो आपके यहाँ से आपके ट्रांसफ़र हो के यहाँ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और फिर दो यहाँ से, चार यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ आते हैं. तो इससे क्या होता है, ये एक नया जो है मटेरियल बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है एटम्स का, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि डिस्ट्रॉय और क्रिएशन है. ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है सिर्फ, इसी को कहते हैं चार्ज कंजर्व है. अब इसको कंजर्वेशन को आप कैसे समझेंगे? समझना सिंपल है कि जो यहाँ नंबर है, सिंपल आपका जो नंबर है वो सेम है 92. सिमिलरली अगर आप यहाँ की जो आप कैलकुलेशन करोगे तो 90 प्लस 92 सेम आएगा. ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस 238, 234 और 4.
ये भी सेम आएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि चार्ज आपका क्या है, कंजर्व है। किसी भी केमिस्ट्री की इक्वेशन में आप देखेंगे, जो आपकी इक्वेशंस होती हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन टाइप्स होती हैं, तो उनमें क्या रहता है, दोनों तरफ बैलेंस इसी से चेक किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग है आपकी, यहाँ पर इसकी क्वालिटीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास में क्या कंपैरिजन है, को बहुत सारी क्वालिटीज़ सिमिलर हैं इनकी, बहुत सारी क्वालिटीज़ डिफ़र हैं। उसी को हम आपको इस वक्त स्टडी कराएंगे। तो हम यहाँ कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द चार्ज एंड अबाउट द मास। देखिए, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। जो चीज़ें इनमें कॉमन रहेंगी वो चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की जाएंगी कॉमनली, और जो डिफर होंगी वो डिफरेंस के साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। बट मास ऑफ बॉडीज पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी बॉडी का मास पॉजिटिव होता है हमेशा। अब नेक्स्ट है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज को क्या कर सकते हैं आप, क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज पहले से क्वांटाइज होता है, जो प्रीवियसली हमने पढ़ी थी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी, उसी से रिलेटेड है। बट नेक्स्ट अगर हम बात करें मास के रिगार्डिंग, अगर हम मास के क्वांटाइजेशन की बात करें, तो सिंपल यहाँ पर क्या आता है कि क्वांटाइजेशन आप स्टेबलाइज कर सकते हैं इसका, यानी कि ये खुद से नहीं करेगा। आप चाहें तो ऐसा अपने अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे येट टू बी स्टेबलाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन कैसा है, स्टेबलाइज कर सकते हैं आप, कि आपने एक 2 3 4 5 की ही टर्म में ट्रांसफ़र किया मास को। द नेक्स्ट थिंग इज दैट चार्ज आपका, चार्ज कैरी बाय बॉडी does not depend on speed of body या फिर velocity of body। जो चार्ज है आपका, बॉडी जो भी कैरी कर रही है, वो उसकी स्पीड से, स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा कि स्पीड आपके कम बढ़ती कर दी तो चार्ज कम बढ़ती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब अगर आप बात करें मास की, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द बॉडी, डिपेंड ऑन बॉडी स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। अब ये इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो सिंपल सा आपको याद होगा, एक फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। अगर बॉडी की स्पीड चेंज होती है या कुछ भी स्पीड होती है, तो आप जब उसका मास चेक करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास में वेरिएशन आएगा, बट चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो सिमिलरिटी में हमने 3 सिमिलरिटी या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं कंपैरिजन में। अब अगर आप फोर्थ वाला चेक करें, तो फोर्थ में ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी कि इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं इट इज कंजर्व। ये जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर हम मास की बात करें, तो मास इज नॉट कंजर्व। मास क्या है, कंजर्व नहीं रहेगा। ये एनर्जी की तरीके से इधर से उधर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मास इज नॉट
कंजर्व, ठीक है, मास कंजर्व नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर जो फोर्स अप्लाई होगा चार्ज के बीच में वो कैसा रह सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकता है, बट अगर हम बात करें मास की तो ग्रेविटेशन फोर्स आप देखा होगा कि दो मासेस के बीच में जब भी ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ऐसा नहीं दूसरे को भगा रहे होते हैं एक दूसरे से दूर, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि चार्ज क्या है आपका मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर मास नहीं होगा बॉडी का तो चार्ज भी नहीं होगा, सीधी बात है। एटम नहीं है उसके अंदर तो कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और ये आपका एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास और चार्ज का कंपैरिजन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और थोड़ा सा टिपिकल भी है, टेक्निकल टाइप का थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। क्या है आपका कहना चाह रहा है ये कि मास जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सॉरी मास, चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता मास के बगैर। कहने का मतलब ये है कि जब तक बॉडी में कोई मास नहीं होगा तो एटम नहीं होंगे, एटम नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कहाँ से करेंगे। अब रही बात इसकी कि मास का क्या केस है कि वो रह सकता है चार्ज के, तो चार्ज के बगैर कैसे रह सकता है यहाँ पर, इस तरीके से रह सकता है कि बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिन पे कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं होता। तो ये बॉडीज़ पर क्या होता है कि मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मास जो है चार्ज के बगैर रह सकता है, ठीक है। आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था मास और चार्ज के बीच में, जिसमें इनकी सिमिलर और डिफरेंस दोनों थिंग्स आई हैं, दोनों चीज़ें आई हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसके, या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके बेस पर या फिर इसकी थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है आपका, कूलाम्स लॉ की स्टार्टिंग होती है कि अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। कहना ये चाहता है सिंपली, अगर मैं सिर्फ मैं डेफिनेशन नहीं बताता आपको, सब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला आपको नोट कराता हूँ। एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर चार्जेस, जो इन पर चार्ज अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए अब हम इसका स्टेटमेंट नोट करें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है चीज़, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ interaction between any two point charges is directly proportional to the product of charges and, देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस
बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपली ये बहुत ही इजी लॉ है, कोई इतना टफ नहीं है, आप बस इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सिंपली आपको ये लैंग्वेज भी याद हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इन्वर्सली साइन को रिमूव कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका ये इन्वर्सली का साइन हटा देते हैं। देन व्हाट इज द के एट देयर, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। व्हाट इज द के, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या रहती है एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सीजीएस में तो इसकी वैल्यू 1 रहती है। अगर हम एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी वैल्यू के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब के को हम एक और तरीके से नोट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस के कैलकुलेट किया जाता है। 4 पाई आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट का हम इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर देखना चाहें तो इसकी वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करेंगे फॉर द फ्री स्पेस, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन नॉट की आती है कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कूलाम लॉ का, है ना। तो कूलाम लॉ को अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी इतना टिपिकल नहीं है कि जो समझ में ना आए। मैं एक बार और अगर रिपीट करना चाहूँ तो सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा वर्डिंग नहीं है। दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके बीच में लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले के बेस पर डेफिनेशन इसकी क्लियर हो जाएगी, जो उसका स्टेटमेंट है। उसके बाद ये आपका कांस्टेंट अप्लाई होगा, कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, और इसको और ब्रॉड करना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। अब हम फाइनल फार्मूला पुट करें तो फाइनल फार्मूला क्या होगा, एफ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ कूलाम लॉ। ठीक है, इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। टॉपिक इतना टफ नहीं है, खैर तो इजीली क्लियर हो ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो अब आप अपना खुद से स्टडी करेंगे। इसके बाद जो एक टॉपिक आने वाला है, मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ। कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म को आपने खुद से स्टडी करना है। सिर्फ इसमें इतना है कि कोई भी बॉडी जब दोनों के बीच में चार्ज लग रहा होगा, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, तो उसको हम वेक्टर के तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल इतना है बस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं चार्ज, बट we have not studied about the unit of charge. This is the very important thing, unit of charge, and this is the last topic of this lecture, and we will continue another topic in the another lecture, the units of charge। charge की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले
बेसिक यूनिट की हम बात करें तो चार्ज की यूनिट को हम सिंपली कूलाम से डिनोट करते हैं। कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट के नेम पर इसका नेम है कूलाम। एक कूलाम का क्या मतलब है? अगर हमने कहा कि एक कूलाम चार्ज है किसी भी बॉडी पर, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। एक कूलाम का मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? वन कूलाम इज दैट मच चार्ज which when placed which when placed in vacuum, sorry, in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। देखिए इसका मतलब सिंपल क्या है? इसमें सिंपली ये कहना चाह रहा है कि एक कूलाम वो चार्ज है कि अगर उसे वैक्यूम में रख दिया जाए 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है 1 मीटर और यहाँ रखा हुआ है, तो इक्वल चार्ज है। 1 कूलाम और 1 कूलाम अगर यहाँ रखा हुआ है तो ये एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, 9 into 10 to the power 9 फोर्स से ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस इतने चार्ज को, जो चार्ज एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं? 1 कूलाम। ठीक है, अब 1 कूलाम हम जो यूनिट कहते हैं इसकी, वो एसआई यूनिट में है। एसआई यूनिट में हम क्या कहते हैं इसको? कूलाम। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो उसमें इसका जो वैल्यू है, यूनिट जो है आपकी चार्ज की यूनिट, ईएसयू, जिसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं 1 स्टैट कूलाम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह सकते हैं, 1 स्टैट कूलाम भी कह सकते हैं सीजीएस यूनिट के अंदर। ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द 1 स्टैट कूलाम एंड द कूलाम। You know that about the unit meter and the kilometer. What are the difference between them? The difference is simple कि 1 किलोमीटर में आपके कितने होते हैं? 1000 मीटर। This is the comparison. Similarly, there is a comparison between the कूलाम and the stat कूलाम। अगर आप बात करें एक कूलाम की, तो कूलाम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलाम। सिंपल है। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द कूलाम एंड द स्टेट कूलाम। 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलाम। ठीक है ना। तो ये तो हुआ स्टेट कूलाम के सिंपली कंपैरिजन हो गया आपका। आई होप ये आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हुई होंगी। तो अभी ये स्टार्टिंग है 12th की फिज़िक्स की। कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं सामने, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बिकॉज फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू द आवर डेली लाइफ। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सब्जेक्ट है समझने के हिसाब से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इससे आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।